हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं और ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ पे देख सकते हैं। और संस्करण की बात करें तो 2025 का ये बिल्कुल नया संस्करण है। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 21 लेक्चर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। और इसका फ्री नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो चलिए, इसके पहले हम लोगों ने जो है 111 नंबर तक जो है कंप्लीट कर चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग 112 नंबर से जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे दिया है कि विद्यालय को शिक्षा का प्रभावशाली साधन किस प्रकार से बनाया जा सकता है। जो विद्यालय होता है उसको जो है शिक्षा का प्रभावशाली साधन, एक साधन के रूप में किस प्रकार से बनाया जा सकता है, इसको जो है स्पष्ट करना है हमको। यहाँ पे ये 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। समाज समाज अथवा राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति औपचारिक उपकरणों द्वारा प्राप्त करता है। ठीक है। इस उपकरण के अंतर्गत हम शिक्षा की व्यवस्था सुचारू रूप से करते हैं। शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षण विधियां और पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है तैयार कर शिक्षकों की देख रेख एवं निर्देशन में शिक्षा प्राप्त करते हैं। ये उपकरण पूर्व निर्धारित होते हैं, पहले से जो है ये सभी निर्धारित होते हैं और इनके अपने नियम और निर्धारित कार्यक्रम होते हैं। ठीक है। साथ ही साथ ये उपकरण प्रत्यक्ष रूप से बालक के आचरण को भी रूपांतरित करते हैं, इसीलिए ये प्रत्यक्ष साधन तथा प्रभावी साधन कहलाते हैं। प्रत्यक्ष साधन तथा प्रभावी साधन कहलाते हैं। इस प्रकार शिक्षा के औपचारिक उपकरण वह सामाजिक समूह अथवा संगठन है जिनका निर्माण समाज शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। जैसे हो गया, अगर शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत देखें तो यहाँ पे विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया और विश्वविद्यालय हो गया। अब हम लोग देखते हैं 113 नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है कि शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की विवेचना कीजिए। यानी शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में समाज की क्या भूमिका होती है, इसको जो है लिखना है। 2022 में ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो शिक्षा जो है किसी समाज में सदैव चलने वाली एक सो उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, ठीक है, जन्मजात शक्तियों का जो है विकास होता है और उनके ज्ञान एवं कला का कौशल में वृद्धि होती है तथा व्यवहार में जो है परिवर्तन होता है। और इस प्रकार उन्हें सभ्य सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। ठीक है। व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 114 नंबर में दिया है कि भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या अभिप्राय होता है, जो होता है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। इस भूमंडलीय ताप वृद्धि पर नियंत्रण किस प्रकार से जो है हम कर सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए कि भूमंडलीय ताप वृद्धि क्या होता है। मान लो कि यहाँ पे आपका ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। यहाँ से जो प्रकाश आता है, मान लो कि इस प्रकाश आया आपके ये पृथ्वी पे 100 यूनिट, और इसमें क्या हुआ कि रिटर्न जो है 80 यूनिट ही गया। ठीक है। 80 यूनिट गया। अब 20 यूनिट जो बच जाता है, इसके द्वारा जो है पृथ्वी के टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है, इसी को कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। ठीक है। इसके कारण पृथ्वी में के टेम्परेचर में जो है वृद्धि हो जाती है, इसी को कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या अपराय होता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि से अपराय यह है कि पृथ्वी के कारण दिन प्रतिदिन भूमंडलीय ताप में जो वृद्धि होती है, उसी को कहते हैं भूमंडलीय ताप वृद्धि। अब इसको किस प्रकार से हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है। नियंत्रण के उपाय तो निम्नलिखित उपाय होते हैं। फर्स्ट नंबर देखें, वृक्षारोपण एक ऐसा उपाय है, यानी वृक्ष को लगाकर, जो भूमंडलीय ताप को जो है कम करता है। अतः अधिकाधिक अधिक से अधिक वृक्षारोपण करके वायुमंडल को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार भूमंडलीय ताप में जो है कमी लाई जा सकती है। उसके बाद में है भूमंडलीय ताप बढ़ाने वाली गैसें
गैसें भी होती हैं, अतः उद्योग से जो हानिकारक गैसें निकलती हैं, उसको जो है कम करना चाहिए, जिससे भूमंडलीय ताप में वृद्धि ना हो सके। 3 नंबर में है मानवीय जागरूकता, ठीक है? समाज में जागरूकता जो है बढ़ाना चाहिए, उत्पन्न की जानी चाहिए, जिससे लोग उन कारणों को समझें जो भूमंडलीय ताप में वृद्धि करता है और उन कारणों से जो है दूर करने का जो है समाज को प्रयास करना चाहिए, जो मानवीय जागरूकता इसलिए जो है फायदेमंद हो सकता है। उसके बाद में हम 115 नंबर में देखते हैं, 115 नंबर में क्या दिया हुआ है कि सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द क्यों आवश्यक होता है। 2022 में ये भी क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। सांप्रदायिक सद्भावना विभिन्न समुदायों के बीच सद्भावना और सद्भाव पैदा करने का प्रयास है। इसका उद्देश्य होता है धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों में निहित या प्रेरित सह अस्तित्व की नैतिकता को जो है किस प्रकार से बढ़ावा देना है। 116 नंबर में दिया है कि विद्यालय के विकास में समुदाय की क्या भूमिका होती है, इसको बताना है। तो विद्यालय के विकास में समुदाय की भूमिका की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं समुदाय की क्या भूमिका होती है विद्यालय के विकास में। अब फर्स्ट देखते हैं अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना। जो अभिभावक होते हैं और टीचर होते हैं, इनके एक संघ की स्थापना करना। अभिभावकों तथा शिक्षकों के संपर्क हेतु, ठीक है, दोनों में संपर्क बना रहे, इसके लिए जो है अभिभावक शिक्षक परिषद का निर्माण करना जरूरी है। उसके बाद में है समुदाय के सदस्यों को जो है आमंत्रित करना चाहिए। जो समुदाय के अलग-अलग समुदाय के सदस्य होते हैं, उनको जो है आमंत्रित करना चाहिए। विद्यालय को समाज का केंद्र बनाया जाए, जिसे समाज के सदस्य उसे समझा सकते अपना समझे, ठीक है? उसके बाद में है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना करना, यानी समुदाय के प्रौढ़ को साक्षर बनाने के लिए, ठीक है? बाल विकास के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बाल विकास के अंतर्गत केवल 3 ही अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और उसके बाद में किशोरावस्था, ठीक है? ये प्रौढ़ावस्था जो होता है इसके ये बाल विकास के अंतर्गत इसका अध्ययन नहीं किया जाता है। केवल इरिक इरिक्सन एक है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो है पूरा जीवन का जो है वर्णन किया है, ठीक है? तो समुदाय के प्रौढ़ों को साक्षर बनाने के लिए विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बना सकते हैं। उसके बाद में हम 117 नंबर देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसको जो है हमको बताना है। तो शिक्षा के उद्देश्य ही में हम एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव में पूर्णता का विकास करने के लिए कुछ बातें जरूरी है। अब कौन-कौन सी बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है शारीरिक विकास, दूसरा है चारित्रिक विकास, तीसरा है व्यावसायिक विकास। यानी शारीरिक विकास किस प्रकार से करना चाहिए? स्वामी जी का मत था कि वर्तमान में ऐसे बलिष्ठ मनुष्यों की आवश्यकता है जिनकी पेशियां दृढ़ एवं स्नायु फौलाद की तरह कठोर हो, ठीक है? चारित्रिक विकास, स्वामी जी का मानना था कि चरित्र अमूल्य धरोहर है। इसके विकास में मानव के संस्कार परिष्कृत होते हैं, मनुष्य का नेतृत्व एवं धार्मिक उत्थान होता है, ठीक है? चारित्रिक विकास के द्वारा मनुष्य का नैतिक और धार्मिक उत्थान होता है। व्यवसायिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो स्वामी जी का मत है कि शिक्षा ऐसी हो जिससे लोगों की आवश्यकता पूर्ति हो और आत्मनिर्भर जो है प्राप्त कर सके, खुद जो है आत्मनिर्भर बन सके। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास जो है शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है? क्या? वसुधैव कुटुंबकम, ताकि विश्व के सभी लोग प्रेम स्नेह के बंधन में बंध सके। उसके बाद में हम देखते हैं 118 नंबर में दिया हुआ है कि स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे उसको बताना है कि जो स्त्री शिक्षा के संबंध में जो स्वामी विवेकानंद के अलग-अलग विचार थे उसके बारे में हमको जो है यहाँ पे लिखना है। तो स्त्री शिक्षा के संबंध में स्वामी जी का मानना था कि स्त्री शिक्षा पुरुषों के समान होना चाहिए, ठीक है? पुरुषों के समान होना चाहिए, जिस प्रकार से सुविधाएं पुरुषों के लिए है उसी प्रकार से जो है स्त्रियों के लिए होना चाहिए। उनके उत्थान के बिना देश व समाज का जो है उत्थान कदापि नहीं हो सकता है। जन सामान्य की दिशा में सुधार है तो उन्होंने विशेष प्रयत्न किए थे। उसके बाद में हम देखते हैं कि टैगोर की प्रमुख रचनाओं के बारे में जो है बताना है। तो टैगोर की निम्नलिखित रचनाएं हैं, जैसे हो गया यहाँ पे देख सकते हैं
सबसे इम्पोर्टेंट जो रचना है ये गीतांजलि है। उसके बाद में अगर बात करें तो शांति निकेतन, ठीक है? और स्त्री शिक्षा और माई स्कूल। यहाँ पे इतना याद कर लीजिए। यहाँ पे बहुत उत्सवर हो गया, दिन हो गया, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि, शिक्षा, हेर फेर, धर्म, शांति निकेतन, शिक्षा विधि, स्त्री शिक्षा और माई स्कूल आदि है। उसके बाद में हम 120 नंबर की हम बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, इसका जो है वर्णन करना है। टैगोर के अनुसार सर्वोच्च शिक्षा वह शिक्षा होती है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है बल्कि हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करती है, ठीक है, बनाती है। टैगोर ने सा विद्या या विमुक्तय का समर्थन किया है। उनके अनुसार शिक्षा केवल मानव को जो है जन्म मरण से मुक्ति नहीं देती है, वरन वह आर्थिक, मानसिक और सामाजिक दासता से भी मुक्ति देती है। अतः शिक्षा हमें जो है समायोजन सिखाती है, ठीक है, किस प्रकार से जो है समायोजन किसी के समाज में या कहीं भी जो है किस प्रकार से समायोजन स्थापित करके रहना चाहिए, ये हमें जो है शिक्षा सिखाती है। ये किसके अनुसार है? रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बताइए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुनियादी शिक्षा जो है किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। अब इसके जो बुनियादी शिक्षा है इन्होंने दिया था महात्मा गांधी ने, तो इसकी विशेषताओं के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। तो विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे हो गया, बच्चों को शिक्षा प्रणाली का मूल केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा पर ये विशेष ध्यान दिए। उसके बाद में सेकंड की बात करें तो बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से जो है प्रदान करना चाहिए, मातृभाषा पर जो है जोर दिए। उसके बाद में थर्ड की बात करें तो बच्चों की जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से दी जानी चाहिए, ठीक है। पूरी शिक्षा जो है स्वावलंबी हो, बच्चों को अपने कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा अनिवार्य एवं निशुल्क रूप से दी जाए। उसके बाद में 122 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए, इसके बारे में जो है वर्णन करना है। तो शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्लेटो ने जो है लिखा है कि शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के निर्माण द्वारा सद्गुण की प्रथम प्रवृत्ति उत्पन्न करता है, जो आप में जीवन के प्रारंभ से अंत तक उस वस्तु के प्रति घृणा उत्पन्न करता है, जिससे आपको घृणा करनी चाहिए, और उस वस्तु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, ठीक है, जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। मेरी दृष्टि में यही सच्ची शिक्षा होती है, ठीक है। उसके बाद में प्लेटो के अनुसार अगर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्लेटो के अनुसार अगर देखें तो प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो खेल कूद पर आधारित होना चाहिए, व्यायाम पर आधारित होना चाहिए, संगीत हो गया, इतिहास हो गया। उसके बाद में गणित विज्ञान को स्थान जो है प्रदान किया जाना चाहिए। 124 नंबर की बात करें तो रूसो के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है। अभी तक हम लोगों ने प्लेटो के अनुसार देखा, अब हम देखते हैं रूसो के अनुसार। तो शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है, सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, ठीक है, यह उसकी अपनी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। अतः आंतरिक शक्तियों का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, ठीक है। जो आपके अंदर जो शक्तियां होती है उसका प्रकटीकरण किस प्रकार से किया जाए, यही जो है इन्होंने रूसो ने कहा शिक्षा के अर्थ के बारे में। 125 नंबर की बात करते हैं, रूसो की निषेधात्मक शिक्षा क्या है। रूसो की निषेधात्मक शिक्षा के बारे में यहाँ पे लिखना है। तो निषेधात्मक शिक्षा को स्पष्ट करते हुए रूसो ने लिखा है कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उस शिक्षा को कहता हूँ जो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देने से पूर्व उन अंगों जो ज्ञान के साधन है, ठीक है, को पूर्ण बनाने हेतु प्रवृत्त होता है, और जो इंद्रियों के उचित अभ्यास द्वारा तर्क के लिए मार्ग तैयार करने का प्रयास करता है, ठीक है। जो ज्ञान के साधन होते हैं जैसे आँख हो गया, ज्ञान इंद्रिया जो होती है, ज्ञान इंद्रिया 5 होती है, आँख, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 126 नंबर में क्या है कि रूसो के अनुसार 1 से 5 वर्ष की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। जो प्राथमिक शिक्षा होती है 1 से 5 वर्ष की शिक्षा जो है किस प्रकार से होनी चाहिए, रूसो के अनुसार जो है बताना है।
रूसो के अनुसार शैशवावस्था मानव जीवन की पहली अवस्था होती है। रूसो ने इस अवस्था में दी जाने वाली प्रचलित शिक्षा का जो है विरोध किया है। रूसो के अनुसार इस अवस्था में शिशुओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को शारीरिक शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों के बौद्धिक तथा नैतिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। सामान्य विषयों का ज्ञान देने के स्थान पर बच्चों के स्वास्थ्य और ज्ञानेंद्रियों के विकास की ओर जो है ध्यान देना जरूरी है। इस अवस्था में बच्चों को वार्तालाप के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जा सकता है। वार्तालाप का में मातृभाषा का प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो वार्तालाप होता है उसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये किसके अनुसार हो गया? ये रूसो के अनुसार हो गया कि 1 से 5 वर्ष की शिक्षा जो है किस प्रकार से होनी चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं 127 नंबर। 127 नंबर में दिया है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ बताइए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ होना चाहिए, इसको जो है बताना है। ठीक है, रूसो हो गए, प्लेटो हो गए, तो गांधी जी को भी देख लेते हैं। गांधी जी के अनुसार शिक्षा से मेरा आशय बालक की मानव शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में श्रेष्ठतम को समग्र रूप से जो है बाहर निकालना है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को बताइए। अगर उद्देश्य की हम बात करें, एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी, तो गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा के उद्देश्य क्या होनी चाहिए, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि व्यवसायिक शिक्षा जो आत्मनिर्भर शिक्षा का मुख्य परिणाम हो, इसे दृष्टिगत रखकर गांधी जी ने व्यवसायिक शिक्षा को जो है विशेष महत्व दिया है। उनका कहना था कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य की अगर हम बात करें तो प्रत्येक भारतीयों के व्यवहार में संस्कृति परिलक्षित होनी चाहिए। इसीलिए गांधी जी शिक्षा को संस्कृत से जोड़ने वाली कड़ी मानते हैं। ठीक है, उनका मत था कि मैं साक्षरता की अपेक्षा शिक्षा के सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूँ। संस्कृति नींव है, प्राथमिक वस्तुएं हैं। उसके बाद में चारित्रिक विकास किस प्रकार से इनका क्या जो है नजरिया था। गांधी जी का मानना था कि समस्त ज्ञान का परिणाम जो होता है ये चरित्र का निर्माण करना होता है। शिक्षा में उन समस्त बातों को जो है शामिल करना चाहिए जो व्यक्ति को एक सदाचारी व्यक्ति बनाए। उन्होंने कहा कि यदि हमसे कोई पूछे कि जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा, आपका शिक्षा के संबंध में क्या उद्देश्य होगा, तो मेरा उत्तर यही होगा कि सबसे पहले जो है किस प्रकार से एक मनुष्य का चरित्र के निर्माण पर जो है ध्यान देना चाहिए। तो ये जो है इनका उद्देश्य था। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य था। अब हम देखते हैं 129 नंबर में। 129 नंबर में दिया है कि गांधी जी ने कौन सा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया। जो करिकुलम होता है कौन सा पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया था, इसको स्पष्ट करना है। तो गांधी जी के प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को चर्म कार्य, गृह विज्ञान, संगीत हो गया, गणित, कटाई बुनाई, बागवानी, कृषि, मातृभाषा, मत्स्य पालन, हस्तशिल्प और स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम, खेल कूद का ज्ञान जो है अवश्य कराया जाए। अतः पाठ्यक्रम में इन विषयों को जो है स्थान देना चाहिए। ये गांधी जी के अनुसार जो है पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद में 130 नंबर की अगर हम बात करें तो गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। जो टीचिंग मेथड होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो गांधी जी तत्कालिक प्रचलित शिक्षण विधियों से संतुष्ट नहीं थे। उनका विचार था कि शिक्षण विधि ऐसी हो जिसमें बालक सक्रिय हो। ठीक है, बालक जो होता है वो एक्टिव होना चाहिए, निरीक्षण करे, प्रयोग करे, अनुसंधान स्वाध्याय करे और अंत में उसे व्यवहार आचरण में आत्मसात कर ले। ठीक है, अपने व्यवहार में अगर कोई भी शिक्षा प्राप्त किए हैं उसको अपने व्यवहार में प्रयोग कर ले। ये गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधियां थी। तो इसी प्रकार से होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। तो शिक्षक को जो है बच्चों पर पुस्तकीय बोझा लादना नहीं चाहिए। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, भाषण, भ्रमण, स्थानीय उद्योग के माध्यम से जो है पढ़ाना सर्वोत्तम है। ये गांधी जी का मत है। शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा होना चाहिए। उनका मानना था कि बच्चे के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार बालक के शरीर के लिए शारीरिक विकास के लिए जो है माता का दूध जरूरी होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं 2022 में ये क्वेश्चन आया कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक होता है, इसको बताना है। ठीक है, या जल संरक्षण एवं जल संचयन
एवं संरक्षण की आवश्यकता पर विशेष अपने विचार को लिखना है। ठीक है। जल संचयन या संरक्षण यानी जल को किस प्रकार से जो है संरक्षित किया जा सकता है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो जल एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर जो है पुनः वायुमंडल में विलीन हो जाता है तथा कुछ जल भूमि सोख लेता है, जिसे भूमिगत जल कहते हैं। ठीक है। जो भूमि सोख लेता है उसे भूमिगत जल कहते हैं अथवा अधोमौखिक जल कहा जाता है। तथा शेष जल बालू सतह से बाहर आना शुरू कर देता है, जिसे बहता हुआ जल बहता हुआ जल या नदी या सरिता कहते हैं। ठीक है। जिसे बहता हुआ जल या नदी या सरिता कहते हैं। ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिम के रूप में होता है। खिसकती हुई हिम को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। ठीक है। जो हिमालय से जो है यहाँ पे देख सकते हैं, वर्षा हिम के रूप में जो होती है उसे खिसकती हुई हिम को हिमानी कहते हैं और या हिम नदी कहते हैं, उस प्रकार के नदी को। इस प्रकार भूपृष्ठ के नीचे तथा ऊपर मिलने वाली सभी जल भंडारों को जल संसाधन कहा जाता है। भारत में जल का प्रमुख उद्योग सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है। प्रमुख जो प्रयोग होता है उसको जो है सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में ही वृद्धि हुई है बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक मात्रा में जल की जरूरत होती है और इसके अलावा घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में भी इसका विशाल मात्रा में जो है प्रयोग किया जाता है जल का। घरेलू में भी औद्योगिक कार्यों में भी। 132 नंबर की अगर हम बात करें तो रूसो ने शिक्षण विधि के किन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो रूसो के शिक्षण विधि के बारे में हमको यहाँ पे बताना है। रूसो ने शिक्षण विधि के उन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जिन पर आज की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था निर्भर है। कौन कौन से, जैसे निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना और करके सीखना। ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग। अब 133 नंबर में दिया है कि रूसो की अनुशासन के विषय में क्या धारणा थी। रूसो की अनुशासन के विषय में क्या धारणा थी। तो रूसो जो है ये प्रकृतिवादी थे, ये तो पता ही है आप लोगों को। अनुशासन में भी उन्होंने प्रकृति को महत्व दिया है। जब प्रकृतिवादी हैं तो जो है प्रकृति को ही महत्व देंगे। वह बालक की स्वतंत्रता के समर्थन है। ठीक है। कि बालक को किस प्रकार से स्वतंत्र रखना चाहिए। वह बच्चों पर किसी प्रकार का बाह्य नियंत्रण नहीं चाहते हैं। उसे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांतों में भी विश्वास है। इस प्रकार रूसो ने अनुशासन के दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। कौन कौन से, एक हो गया स्वतंत्रता का सिद्धांत तथा प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। तो यहाँ पे हम लोगों ने 133 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं 134 नंबर। 134 नंबर में क्या दिया हुआ है कि ड्यूविक ने, जॉन ड्यूवी जो थे, ये शैक्षिक उद्देश्य क्या था इनके अनुसार। तो ड्यूवी शिक्षा के उद्देश्यों को पूर्व निर्धारित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के पूर्व निर्धारण कोई भी उद्देश्य देश काल एवं परिस्थिति में सभी बालकों हेतु उचित एवं उपयोगी नहीं हो सकता है। फिर भी ड्यूवी ने शिक्षा के निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों को निर्धारित किया है। इन्होंने जो है जो शिक्षा का उद्देश्य होता है इन्होंने पूर्व निर्धारित नहीं माना है। ठीक है। फिर भी जो है निम्नलिखित सामान्य उद्देश्यों को जो है निर्धारित किया है। सबसे पहले देखते हैं बालक का सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का जो है सर्वांगीण विकास करना है, जिससे वह समाज में भावी जीवन में समायोजन कर सके। उसके बाद में है बालक का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ चाइल्ड। परियोजनवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में बालक को जो है विशेष महत्व दिया है। कौन, परियोजनवादी ने। ठीक है। बालकों के लिए शिक्षा के उद्देश्यों में जो है बालक को विशेष महत्व दिया है। उसका मत था कि बालक अपने मूल्यों एवं आदर्शों का स्वयं निर्माण करता है। जो उनके मूल्य होते हैं और आदर्श होते हैं उसका निर्माण जो है एक बालक स्वयं करता है। इसके लिए शिक्षा को उन परिस्थितियों का सृजन करना है जिसमें मनुष्य बालक अपने आदर्शों एवं मूल्यों का निर्माण स्वयं कर सके। ठीक है। गतिशील निर्देशन, डायनेमिक गाइडेंस। परियोजनवादी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक को गतिशील बनाना भी है
ताकि वह स्वयं उचित दिशा में जो है प्रगति कर सके। उसके बाद में है बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। परियोजनवादी शिक्षा एक उद्देश्य बालक का सामाजिक विकास करना होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य जो होता है बालक का सामाजिक विकास करना होता है ताकि बालक समाज के साथ समायोजन कर सके, ठीक है। और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर सके कि उसका समाज में जो है क्या रोल है, उसको जो है वो समझ सके और उसको कर सके वो ठीक प्रकार से। तो ये बालक का सामाजिक विकास हो गया। अब इसके आगे जो है हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं। यहाँ पे 135 नंबर में दिया है कि लैंगिक असमानता से क्या अभिप्राय होता है। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ किस प्रकार विकसित की जानी चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग कल बात करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 134 नंबर तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और इन सभी टॉपिक को अगर आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट हमने जो है बना दिया है चैनल पर जाके। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ इसका और नोट्स प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार के अगर जानकारी प्राप्त करना चाहें, कहीं दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम